MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में मैं आपको बताने वाली हूं कि पाकिस्तान ने कैसे क्रिकेट के मैदान में अपनी इज्जत गंवाई और जंग के मैदान में अपने परमाणु बम भी गंवा दिए हैं। जी हां, जब एक मुल्क बदहाली और गरीबी की कगार पर खड़ा हो लेकिन अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उसके लिए कैसे हर मंच बेइज्जती का मंच बन जाता है। आज महाभारत में वही आपको बता रही हूं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कैसे क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। भारत से मैच हारने के बाद दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कुछ चीजें खेल स्पिरिट से भी बड़ी होती हैं और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई तो पाकिस्तान ने सोचा थोड़ा दम हम भी दिखाते हैं। उन्होंने मैच रेफरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो आप देख रहे हैं ये मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट है और कहा कि मैच रेफरी को उनके गेम से हटाना होगा, यानी हम अगला मैच नहीं खेलेंगे कि अगर इन्हें नहीं हटाया गया। उन्हें पता नहीं था कि इज्जत ही गंवाने वाले हैं। आईसीसी ने भी सीधे सीधे पाइक्रॉफ्ट को न हटाने का फैसला लिया और सीधे शब्दों में कह दिया मैच नहीं खेलना है तो मैच मत खेलिए। हम रेफरी नहीं बदलने वाले और अगर मैच नहीं खेलेंगे तो उसके लिए एक छोटी सी रकम आपको देनी है, $16 मिलियन, यानी कि 141 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए और मैच मत खेलिए। अब इस रकम को सुनते ही पाकिस्तान के कान से धुआं निकलने लग गया। हालत खराब हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा इज्जत जाए तो जाए, बेइज्जती हो लेकिन मैच तो खेलेंगे क्योंकि पैसे नहीं दे सकते। और इसीलिए मुंह लटकाकर बेइज्जती कराकर वापस क्रिकेट के मैदान में मैच खेलने के लिए आ गए। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। आज महाभारत में इसकी बात करूंगी। इसी के साथ बात यही नहीं रुकती। आज की जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये बताती है कि पाकिस्तान के लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है और जिस न्यूक्लियर बम की वो गीदड़ भभकी देता रहा है, अब तो वो न्यूक्लियर बम भी गिरवी रख दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर आज आई। आज पाकिस्तान ने अपने परमाणु सऊदी अरब के पास गिरवी रख दिए। आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने परमाणु बेच दिए। पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे हैं, आप जानते हैं, कंगाली के कगार पर है। इसीलिए आज सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डील की खबर आई। अब उसे डील को पाकिस्तान ने ऐसे दिखाया है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डील हुई। दोनों सेनाएं मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगी, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगी। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, वो आगे आपको बताऊंगी नया कैसे नहीं। सिर्फ एक चीज नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु पर अब सऊदी अरब का अधिकार हो गया है। इस डील में कुछ नया इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से सऊदी अरब को मिलिट्री मदद देता आया है और अब इस नए एग्रीमेंट के चलते सऊदी अरब के पास परमाणु न होते हुए भी परमाणु बम आ गए। तो इसका सीधा फायदा सऊदी अरब को गया, पाकिस्तान को भी गया क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे। तो पाकिस्तान ने डील की और उसके चलते सऊदी अरब को बिना न्यूक्लियर पावर बने परमाणु मिल गए और पाकिस्तान जो एक कंगाल मुल्क है उसे पैसा मिल गया। यानी पैसे के लिए जो देश अपने परमाणु गिरवी रख दे वो दुनिया को समझना होगा कितना खतरनाक मुल्क है। आपको समझाती हूं कि इस डील के मायने क्या है। इस डील को लेकर भारत क्यों कह रहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है और इस डील से कैसे पाकिस्तान की कंगाली एक बार फिर सामने आ गई। पाकिस्तान की सेना एक सेना नहीं, गौर से सुनिए इसे, एक सेना नहीं है, एक मर्सनरी आर्मी बन गई। सऊदी अरब के लिए एक मर्सनरी यूनिट बन गई। यानी
वो जो पैसा लेकर ठेका उठाते हैं, यानी पैसा दो और काम करो, उसी तरह की एक मर्सनरी यूनिट पाकिस्तान की सेना बन गई। अब पैसा दो और वो आपको हथियार दे देंगे। और किसी आतंकी संगठन और पाकिस्तान की सेना में फर्क क्या है? पैसा चाहिए, पैसा दीजिए तो परमाणु भी गिरवी होता है। आज महाभारत में इसकी बात कर रही हूं। और भारत क्यों कह रहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है, मैं आज आपको जरा समझाना चाहती हूं। क्योंकि एक अनसेड पैक्ट होता है, यानी कि जो दो लोगों के बीच एक अनसेड पैक्ट, जिसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से, वही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रहा। आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताती हूं कि हुआ क्या है। परमाणु क्यों बेच रहा है, ये मैं क्यों कह रही हूं। सऊदी के पास अपने परमाणु बम नहीं है, सऊदी को परमाणु ताकत मिल गई है। अब पाकिस्तान ने अपने परमाणु गिरवी रख दिए हैं। सऊदी को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिल गई। उनके पास एटम बम नहीं थे लेकिन अब मिल गई है। 2015 से जो हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब लड़ रहा है, उसमें पाकिस्तान की सेना ने उसकी मदद की है। अब सऊदी एटम का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान के एटम बम सऊदी अरब यूज करेगा। पाकिस्तान को सऊदी से पैसों की जरूरत थी, उसे पैसा मिल गया। अब डील से पाकिस्तान को $2.5 बिलियन का फायदा हुआ है और सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एटम बम भी खरीद पा रहा है। पाक सऊदी के बीच ये सैन्य सहयोग आज का नहीं है, दशकों पुराना है। आज इसे सिर्फ इंक कर दिया गया, यानी इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। भारत सऊदी के रिश्ते इस सहयोग से कभी खराब नहीं हुए, ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए भारत ने कहा कि कुछ नया नहीं है। सऊदी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। सऊदी अरब को खतरा ईरान और इजराइल से है और इसीलिए अब जब ये परमाणु बम मिले हैं तो सऊदी अरब को अपने देश में परमाणु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो यूएन इंस्पेक्शन होंगे, अमेरिका उसे बनाने से रोकेगा। अब बिना बनाए उसके पास एटम बम आ गए। 1960 में यमन जंग में भी पाकिस्तान ने सऊदी जेट उड़ाए थे। मक्का शहर में जब कब्जे के दौरान भी पाकिस्तान ने मदद की थी। 1980 में भी ईरान इराक जंग में पाक ने सैनिक भेजे थे। तो ये सहयोग नया नहीं। आज जो हस्ताक्षर हुए उसका सीधा मतलब ये है कि सऊदी अरब के पास पाकिस्तान ने अपने परमाणु गिरवी रख दिए हैं, यानी पैसा दे दिया तो अब आप हमारे परमाणु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। 70 मिनट में पाकिस्तान ने किया सरेंडर। पहले हेकड़ी दिखाई, फिर बेइज्जती कराई। दुबई में एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने मैच रेफरी को टूर्नामेंट से बाहर करने की डिमांड रखी थी। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। बंद कमरे में एक बैठक हुई। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान टीम से बातचीत करते नजर आए। मैच रेफरी ने खुद को सीरीज से अलग करने की बात भी कही, लेकिन उसके लिए जो शर्त रख दी उसे सुनकर न सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। आईसीसी की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान को एशिया कप से जाना है तो जाए, लेकिन उसके लिए पहले 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 141 करोड़ रुपए का नुकसान भरे। अब इतना बड़ा घाटा पीसीबी और पाकिस्तान कैसे झेल सकता था? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और मुंह लटकाकर मैदान में वापस लौटना पड़ा। बात भी गई और इज्जत भी, यानी बड़ी बड़ी हांकने वाले पाकिस्तान ने 70 मिनट में सरेंडर कर दिया। भारत ने जो है वो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया था और साथ ही साथ जो एक रेफरी है उनको लेकर भी पाकिस्तान के जो टीम है उनको काफी सारे जो है ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन जी आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने एक सरेंडर क्रिकेट के मैदान में किया तो दूसरा सऊदी अरब की धरती पर जाकर किया। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बेच दिया।
पाकिस्तान का परमाणु अब पाकिस्तान का नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इतनी मार पड़ी कि पाकिस्तान की सारी अकड़ ही निकल गई। पाकिस्तान के पास ना तो पैसे बचे न खाने के दाने, तभी तो रोते बिलखते शहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंच गए और वहां जाकर अपनी परमाणु मिसाइलों को ही गिरवी रख दिया। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के परमाणु अब सऊदी अरब के हो गए। कटोरा लेकर भीख मांगने में ऐसा ही होता है, परमाणु भी गिरवी रख देने पड़ते हैं। जब इजराइल ने कतर में अटैक कर दिया और कह दिया कि हमास के लड़ाके चाहे जिस देश में हो हम उन्हें वहीं मारेंगे, लिहाजा अब सऊदी अरबिया को डर लगने लगा। अब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में एक पैक्ट हो गया, मिलिट्री पैक्ट, कि एक के ऊपर हमला, दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान ने एक तरह से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिरवी रख दिया सऊदी अरेबिया के हाथों में। पाकिस्तान का ज़मीर बिकाऊ है, ज़मीन बिकाऊ है चाइना के लिए अगर बात करें, और अब हम देख रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर जो कलेक्शन है वो भी बिकाऊ अवेलेबल हो जाएगी आज के बाद मुस्लिम देशों के लिए। मोटे तौर पर कहा जा सकता है यस, पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल बिकने की कीमत चाहिए, वो बिकने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, ना पैसे बचे ना हिम्मत, खुद के परमाणु तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। पर कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बौखलाया पाकिस्तान भारत को धमकी देने से अब भी बाज नहीं आता है। वहां बैठी आतंकियों की फौज अब भी बयानों में शेर बने भारत को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी वही होगा। हालात तो अब ये हैं कि जिस परमाणु की गीदड़ भभकी देते रहे, वो परमाणु भी अब पाकिस्तान के नहीं रहे। पैसे के लिए परमाणु बेचे और क्रिकेट के मैदान में इज्जत भी बेच दी। फिर भी पाकिस्तान को लगता है कि वो सुपर पावर इंडिया का मुकाबला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनएनडी दुबे जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर समरपाल तूर, हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजू काजमी, पाकिस्तान से सीधे पत्रकार हैं। पीटीआई लीडर अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले, और जीडी बख्शी साहब विद योर परमिशन, मैं जरा आरजू जी से पूछना चाह रही हूं कि परमाणु बम गिरवी रखे हैं या बेच दिए हैं आरजू जी? देखिए, अभी ये बात तो क्लियर नहीं है कि क्या किया इन्होंने, लेकिन ये डेफिनेटली है कि सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है और जिसमें डिफेंस को लेकर ये कहा गया है कि अगर दोनों कंट्रीज में से किसी पर भी कोई अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी समझा जाएगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है सुचारिता, अगर आपको याद हो तो जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो भी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और तकरीबन 10 साल हो गए हैं। बख्शी सर को भी अच्छे से मालूम होगा कि वो वहाँ पर जो है वो यही जो इस्लामिक इन्होंने एक बनाया था मिलिट्री, उसको हेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं किया और इसराइल के अटैक से पहले और इसराइल के अटैक के बाद जो दोहा में हुआ था, कई बार हमारे यहाँ से कहा गया कि जी हम इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर हैं, हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम आगे आ सकते हैं और हम वाहिद नेशन है इस्लामिक जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये तो हम जब से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तब से हम इसी किस्म की मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। आप ये कह रही हैं कि तब से आप इसी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो परमाणु बम। देखिए, मैं आज बड़ी हैरान हूं क्योंकि आरजू खुद कह रही है, जीडी बख्शी सर, आरजू खुद मान रही है कि पहली बार तो नहीं है और इस तरह का डिफेंस कोऑपरेशन इनके बीच हमेशा से रहा है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच के न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है और वहां पर इस तरह का एक कोऑपरेशन हुआ। लेकिन जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की मैं बात कर रही हूं, जो इन्होंने एक तरह से सऊदी अरब के लिए कह दिया कि अब हम दिखा ये रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किया है, लेकिन हुआ क्या है सर?
ये पैसे मिल गए इन्हें तो इन्होंने न्यूक्लियर तक दांव पर रख दिया कि लो बेच लो। गिदड़ बक्की जिसके नाम के देते थे वो भी अब कह दिया लो आपके हवाले कर दिया। देखिए वैसे ना एक किस्म से मैं आरजू से सहमत हूँ कि जब पाकिस्तान अपना बॉम्ब बना रहे थे तब भी सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए थे, बहुत सारी फंडिंग सऊदी अरेबिया ने करी थी। और जहाँ तक ये न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है तो ये तो मेड इन चाइना ऑल ओवर। देखिए ब्लूप्रिंट पहले बॉम्ब का चीन ने दिया, पहले 4 बॉम्ब के यूरेनियम चीन ने दिया, पहला बॉम्ब जो टेस्ट किया गया था वो लॉपनॉर में टेस्ट किया गया था। तो ये बॉम्ब के ऊपर जो इम्प्रिमेट्योर है वो तो मेड इन चाइना इम्प्रिमेट्योर है। खैर अब वो कह रहे हैं कि हमारा इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरी उम्मा के लिए अवेलेबल है। उम्मा तो खैर बाद में आएगी, पहले तो इन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा कि साहब काफ़ी पैसे आपको पहले भी दे चुके हैं, ज़रा चुपचाप से आप यहाँ पे साइन कर दीजिए ऑन द डॉटेड लाइन। अब देखिए ये है साहब कि अगर आप इतने फटीचर हैं, आप यू आर बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, और फिर पॉल को पे करने के लिए आप तीसरे बंदे के चौथे बंदे के पास जा रहे हैं। जो लोन्स लिए हुए हैं उनको पे ऑफ करने के लिए आप और लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं। देखिए सोवियत संघ बड़ी भारी ताकत थी, क्या हुआ उसका? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। ये अपना इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए इनको अब मजबूर हो गए हैं कि किसी तरह अपने न्यूक्लियर हथियार भी अब गिरवी पे रख दें। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें एक चीज़ तो पता चल गई, ये बॉम्ब पहले भी इनके नहीं थे। अमेरिकन ने वहाँ पे जो है इस बहाने पे कि भी आपके बॉम्ब ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ ना पड़े, उस बहाने पे उन लोगों ने उनको तकरीबन टेक ओवर कर लिया था। परमिसिव एक्शन लिंक पाल जो है, जो पाकिस्तानी बॉम्ब्स पे लगाया गया है, वो अमेरिका ने लगाया। मतलब अमेरिका को मालूम है कि किराना में कहाँ स्टोर हैं, चगाई में कहाँ स्टोर हैं, एक एक बॉम्ब पे उन्होंने परमिसिव एक्शन लिंक लगाया है। तो देखा जाए तो कस्टडी तो पहले से ही चली गई और अमेरिका ने कुछ अपने भी लोकल न्यूक्लियर हथियार वहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे तुर्की में है, जैसे इजराइल में है। 40 बाई 40 मीटर्स का कमांड पोस्ट जैसा तुर्की में है, जैसा इजराइल में है, ठीक हूबहू वैसा वो नूर खान में था। और हमने उसको हिट किया तो पता चला ये तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है, यहाँ अमेरिका के कंप्यूटर्स हैं, अमेरिका की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, और वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसका होगा ये बॉम्ब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चीन ने बनाया, चीन ने ब्लूप्रिंट दिए, डिज़ाइन दिए, ठीक है, इन्होंने उसको आगे बेचने की कोशिश की थी, पहले लीबिया को, फिर नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने इन एक्सचेंज फॉर द डिज़ाइन उन्होंने ताइपोदोंग और जो कि दूसरे नोदोंग हैं मिसाइल्स, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनको दिए हैं। नाम आप कुछ भी बोल दें, अब गौरी ये वो आप उनको इस्लामिक नाम दे दिए हैं वो नॉर्थ कोरिया के। अब किसका है ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल, ये समझ नहीं आ रहा। डिज़ाइन चीन का, कस्टडी अमेरिका की, और पहला हक अब सऊदी अरेबिया का हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डर लग रहा है कि साहब इजराइल तो बिल्कुल जहां तहां मार कर रहा है। जो कतर है अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई, उसको भी ठोक दिया, अगली बारी हमारी ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अमेरिका जो पाकिस्तान को बोली है, देखिए जनाब हमने इसकी पेमेंट करी थी। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि इसकी जो फंडिंग नहीं है शुरुआत में वो सऊदी अरब द्वारा की गई थी। अब दुबे जी ये जो बार बार ये कहा जाता है कि देखिए बहुत स्ट्रैटेजिक डील हुई है, बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये सर ने बिल्कुल सही बताया कि शुरुआत से ही एक तरह का अलायंस तो है ही। इन्होंने पहले भी अपनी सेनाएं भेजी हैं सऊदी अरब में मदद के लिए, तो इससे कोई भारत को खतरा होगा या फिर भारत ऐसा सोचेगा
ये भारत ने बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया दी है कि हमें पता है कि एक तरह की इस डील पे काम हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपने परमाणु तक अगर गिरवी रखने की बात सोच लें या फिर उनके दम पर कुछ और नहीं चल रहा है कि आप परमाणु अपने गिरवी रख रहे हैं, परमाणु पर डील कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज बना ली जिसके बाद आप सोच रहे हैं उसी से देश धंधा चल जाएगा। देखिए ऐसा है कि इनके परमाणु बम बनाने की जो हिस्ट्री है, हाँ। और बीच में जो अनस्क्रूपलस वे में इन्होंने सेम टेक्नोलॉजी को दूसरों को ट्रांसफर किया है, ये पूरा का पूरा चोरी का मॉडल रहा है। चाइना से चुराया माल, परमाणु बम बनाया, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अंदर वो पूरी टेक्नोलॉजी छुपा करके ले गई थी और नॉर्थ कोरिया को उन्होंने हैंडओवर किया था। ये बिल्कुल रिकॉर्ड के अंदर है। तो आप ये देख सकते हैं जो ट्रांजिशन है परमाणु बम का पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू से ही बड़ा अनस्क्रूपलस रहा है। रही बात भारत को कितना चिंतित होना चाहिए, इसके लिए भारत उसका इवैल्यूएशन कर रहा है, उस पर भारत अपना विचार पक्ष रखेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बेचे हुए परमाणु बम को सऊदी अरबिया को, इससे कोई भारत को बहुत पैनिक होने की जरूरत है। रही बात अगली कि ऐसी चीज़ों को एक मोनेटाइज करने के लिए, एक उसको फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन करने के लिए इन्होंने जो इतना बड़ा अपना असेट बेचा है, ये पाकिस्तान के बेसिकली उसके हैबिट के अंदर है और उसकी कई मजबूरियां भी हैं। इन्होंने चीन को, अक्साई चीन का वो पार्ट जो कि पीओके का सबसे टॉप वाला पार्ट है, वो भी उन्होंने सीपेक के लिए बेचा था, वो ऐसे ही नहीं दिया था। उसके बदले इन्होंने चाइना से अच्छी खासी डील की थी। तो दूसरे का हड़पा माल, दूसरे की लाई हुई टेक्नोलॉजी को इस बड़े ही एक कह लीजिए कि डिसऑनेस्टली किसी को सेल आउट करना, उसको हैंडओवर करना, ये पाकिस्तान की अपनी खुद उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। इससे हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है दुबे जी, कि पहले भी ये करते रहे हैं, पहले जमीन दे दी, उसके बाद अब परमाणु दे दिए, इसमें कुछ नया क्या है? इज्जत भी दे दी ना याकूब साहब, क्रिकेट के मैदान पे इज्जत भी दे दी। आप लोगों ने क्यों कहा था पाइक्रॉफ्ट नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, फिर वापस क्यों आ गए खेलने मैच? देखिए वो तो जो क्रिकेट की बात है मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो मोहसिन नकवी की जो जिस तरीके से वो इलेक्ट हुआ, वो छोड़ दे। हमारी क्रिकेट का जो अशर हमने खुद किया है उस पे आप मजाक ही उड़ाएंगी और उस पे मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी सर। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई स्टैंड देते तब है। नहीं याकूब साहब, वो स्टैंड तब लेते हैं जब हम उस पर अमल कर पाए। हमने स्टैंड लिया, हम नहीं खेलेंगे, पाइक्रॉफ्ट नहीं हटाए तो हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आ गए, चलो भाई इज्जत गवाई, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे सकते, हम तो खेलेंगे मैच, वापस आ गए खेलने। मैं क्रिकेट का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं कोई इसलिए क्रिकेट पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात ये है कि अभी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ये कि पैनलिस्ट ये कह रहे हैं हमारे कि जी वो पाकिस्तान ने कोई चोरी से एटम बम बनाया। बंदा इनसे पूछे न्यूक्लियर साइंस आपने इन्वेंट की थी, ये एटॉमिक एनर्जी आपने इन्वेंट की थी? भाई एक एटॉमिक जो है वो जिसने भी बनाई वो एक ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुकी है। फिर ये प्रोलिफरेशन जो हो रही है यूरेनियम की, इलीगल जो स्मगल हुआ वो इंडिया से हुआ। दुनिया ने इंफॉर्मेशन आपने दी, ये स्कैंडल कहां से खड़ा हुआ था? अरे भाई याकूब साहब पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जानकारी दी, आपके पूरे देश में इतनी बड़ी खबर थी, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे थे एक काम, और आप कह रहे हैं चोरी से नहीं दी थी। कोरिया को किसने दिया? किसने दिया? वो तो आपकी तरफ से भी वो यूरेनियम का स्कैंडल सामने आया कि कितने बड़े लेवल के ऊपर यूरेनियम जो है जो स्मगल हुआ इंडिया से। तो ये बात ना किया करेंगे जी पाकिस्तान जो है ना, अगर हमने कॉपरेशन के तहत हमने की, हमने तो एनपीटी साइन नहीं किया। हमने परमाणु बम गिरवी नहीं रखते हैं, हम उन्हें बेचते नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं ना सर देश के, चाहे वो जमीन हो, जो आपने बिल्कुल दुबे साहब ने सही कहा, सीपेक के चलते आपने बेच दी, आपने जमीन बेच दी, आपने न्यूक्लियर बम बेच दिए, अब आपने अपनी इज्जत भी बेच दी सर। क्रिकेट के मैदान पर आप बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन यही हुआ है। क्रिकेट के मैदान पर इज्जत तक बेच दी सर। आपके सर पे फोड़ दें, अब बेचा है ना, आपके सर पे तो नहीं फोड़ा ना अभी।
वो अगर बेचा तो भी है तो क्रिकेट अपना के है ना। मैदान पर आपके सर पर फूटा सर, क्रिकेट के मैदान पर आपके सर पर फूटा, वो हार भी और वहां पर टीवी सेट्स भी आपके देश में। लेकिन मैं दूसरी बात, आप क्रिकेट पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन वहां जो हुआ है वो बहुत मेजर एम्बैरेसमेंट है। कोई देश स्टैंड वो ले जिस पर वो अमल कर सकता है। मेरा मानना, अब ये जो स्ट्रैटेजिक डील आप बता रहे हैं, आप लोग तो सऊदी अरब के साथ बहुत दशकों से डील करते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं। इस बार जरा खुलकर पाकिस्तान बताए कि हमने डील ये की है कि पैसा दो, परमाणु देंगे तुम्हें, पैसा दो, हम परमाणु तक बेच सकते हैं। ये कहने की कुव्वत दिखाइए ना सर, ये कहने की कुव्वत नहीं है। अभी तो डील डिस्क्लोज ही नहीं हुई। ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं है आप डील लोगों में? डिस्क्लोज मुझे ही ये नहीं हुई, लगता अभी तो है। मैं एक बार जरा मेजर तूर के पास जा रही हूँ। मेजर तूर, मुझे जरा बताइए, ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं दिखाते ये कि हमने पैसे के बदले अपने परमाणु एसेट्स बेचे हैं? वैसे भी वो हमारे नहीं थे, हमने उसके पैसे में लिए, हमने सऊदी अरब से मदद ली थी पहले भी। लेकिन ये क्या एक फैक्ट नहीं है कि एक देश अगर अपने परमाणु भी किसी को गिरवी रखने पर आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए? नहीं यार सुचारिता जी, मैं एक काफी रियलिस्टिक व्यू देना चाहूंगा। हाँ। वो है ये है कि देखें, IAEA है, यूनाइटेड नेशंस है, तो अगर हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये न्यूक्लियर बम गिरवी रख लिया, मतलब वो नॉर्थ कोरिया वाली हरकतें कर रहा है, तो डेफिनेटली सऊदी अरब ओपनली ऐसा कुछ करने नहीं वाला है। और जब आप न्यूक्लियर एसेट्स को मोबिलाइज करते हैं तो UN वॉचडॉग को भी इतला करनी पड़ती है, उनकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बात अभी फिलहाल के लिए खारिज करता हूं कि कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई कनेक्शन है। अब अगर हम इतिहास में जाएं तो 1960 में जो PLO की जो लड़ाई शुरू हुई इजराइल के साथ, फिर 1967 में 6 दिन का जो युद्ध था, यम किपुर वॉर, उसके बाद जो PLO थी वो 1970 में जॉर्डन में आ गई। अब उस समय 1970 के दशक से पाकिस्तान आर्मी का पैक्ट या अग्रीमेंट्स थी गल्फ की कंट्रीज के साथ फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। और जब 1970 में जब जॉर्डन के राजा किंग हुसैन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की जुर्रत की PLO ने, जो पैलेस्टीनियन है, जिसकी वजह से आज अगर हम सवाल करते हैं कि क्यों नहीं अरब देश फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में ले लें, तो वो इस डर से नहीं लेते हैं कि यदि वो इनको अपने मुल्क में ले लेंगे तो ये उधर भी वहां की जो सरकार है उसके खिलाफ बगावत पे आ जाएंगे। और जब ये बगावत की इन्होंने किंग हुसैन के साथ जॉर्डन में, तब कुदरती वहां पे पाकिस्तान आर्मी की कुछ बटालियंस और एक उनके बहुत ही मशहूर जनरल भी थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है अच्छे कामों के लिए, और 10,000 फिलिस्तीनी। मैं मेरे दूर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं आपका ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ, आपका ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ। लेकिन मैं जरा एक बार चाहती हूँ कि जरा वो तस्वीरें भी आप दिखाइए। ये जो एक डील की बात बार बार कही जा रही है, ये डील कहा जा रहा है कि एक बड़ी सुरक्षा स्ट्रैटेजिक डील है पाकिस्तान इसको इस तरह से दिखा रहा है। अब ये स्ट्रैटेजिक डील अगर है आरजू जी, तो सीधी बात यह है कि आपके और सऊदी अरब के बीच डील तो पहले से रही है। आपने कब उनको सेना नहीं दी है, आपने सऊदी अरब को पहले भी सेना दी, आपने उनकी पहले भी मदद की है, क्योंकि उनके पास उस तरह की स्टैंडिंग आर्मी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन उनके पास पैसा है जो आपके पास नहीं है। तो इसीलिए उस पैसे के चलते क्या ये डील उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो पैसे वो आपको दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए। कोई डील की है उसमें पैसा तो इन्वॉल्व रहा ही है, और यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पैसे के लिए ही इनके पास गया है। और इस वक्त इजराइल ने जो अटैक किया था कतर पे, उसको लेकर कई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त परेशान है। और जैसे इजराइल की तरफ से कहा गया नेतन्याहू की साइड से कि अगर कहीं पर भी हमास के लोग पाए गए तो वो अटैक करेंगे। अब इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि जी हम तो हर गल्फ कंट्री के साथ खड़े हैं, हम हर गल्फ कंट्री के साथ जो है वो डील करने को तैयार हैं, और हमारी फौज जो है वो यहाँ से भेज दी जाएगी और उनकी हिफाजत करेंगे। अब उसके साथ ही साथ आपने यकीनन ये भी सुना होगा कि सऊदी अरब ने ये भी कहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान ने, कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी वही अटैक समझा जाएगा, उस पर पाकिस्तान में
कई लोग जो हैं वो हंस भी रहे हैं। उनका कहना है जिस वक्त भारत ने अटैक किया था उस वक्त सऊदी अरब कहाँ था? सऊदी अरब तो नहीं पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ था। और अगर एक का अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा तो क्या पाकिस्तान ने जो लोन उठा रखे हैं अब वो सऊदी अरब के भी माने जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा होगा कि सऊदी अरब से सब पैसा मांगे जो पाकिस्तान ने ले रखा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त यहाँ पर जो है इस बात की खुशी मनाई जा रही है और यही कहा जा रहा है कि शायद कुछ गल्फ कंट्रीज और भी आएंगी जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगी और डिफेंस को लेकर। एक मिनट मैं जरा दुबे जी आपसे समझना चाह रही हूँ, गल्फ कंट्रीज यहाँ भी आएंगी का मतलब क्या है? यानी कि बाकी लोग भी आएंगे आपके परमाणु में? आप एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं, परमाणु बम हमारे पास है, कौन कौन खरीदना चाहता है? गल्फ कंट्रीज आए जिनके पास पैसा है, क्योंकि ये देखिए ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ही जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इनके पास पैसा है तो आप बोले पैसा दे दीजिए हमें, हम आपको ये बेच देंगे। यही हो रहा है क्या अभी? ऐसा नहीं, ये जो दिन के जो ख्वाब है ना दिन के, ये बिल्कुल सही नहीं है। पहले तो मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच ये डील तो पहले से थी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में फिर सऊदी अरबिया पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि भारत ने टेररिस्ट कैंप को चुन चुन के मारा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के अवाम से थी ही नहीं और हमारी कभी भी नहीं रहती है। हमने तो टेररिस्ट कैंप को मारा, उनको टारगेट किया। जब पाकिस्तान का काउंटर रिएक्शन हमारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनका इस कर्डू से लेके बोलारी तक का नक्शा बना दिया कि साहब ये होता हमारा रिएक्शन। तो इसलिए सऊदी अरबिया नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि हम सिर्फ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को किल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। इतनी समझ सऊदी अरबिया को है और पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक समझ है, तो सऊदी अरबिया का भारत के साथ भी कोई कम रिश्ता नहीं है। एग्जैक्टली दोनों देशों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध है। दुबे जी, मैंने ये शुरुआत में बात कही, अब देखिए जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, अब मैंने शुरुआत में ये बात की कि जिस तरह का अलायंस रहा है, इन्होंने हमेशा से मदद की है आपस में, लेकिन भारत के साथ सऊदी अरब का रिश्ता अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन मैं ये जो बात पूछ रही हूँ, जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल दुबे जी ने सही बात कही कि रिश्ता भारत के साथ सऊदी अरब का अलग अलग स्केल पर है, लेकिन ये एक प्रदर्शनी लगाने वाले हैं क्या कि अरब के मुल्क और आए और हमारे परमाणु पर जिसकी दिलचस्पी हो वो इस तरह का अलायंस हमसे कर ले, तो अपनी खाल बचाने के लिए परमाणु तक बेचने के लिए रेडी है? नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान में। जब उन्होंने देखा कि भाई एक ट्रेडर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और उनकी भी राष्ट्रपति की एम्बिशंस है बड़ी क्लियर और बहुत साफ, तो वो उन्होंने मुनीर एंड सन्स ट्रेडर कंपनी खोल दी है। वो अमेरिका को बेच रहे हैं वो तेल बलूचिस्तान का जो अभी तक ज़मीन से नहीं निकला, वो जो वहाँ के माइंस हैं वहाँ 1993 में जो खुले थे, जहाँ से 1 किलो ना कॉपर ना टंगस्टन ना गोल्ड ना रेयर अर्थ मिली है, वो उन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेच दी है। फिर उनको लगा साहब ये बेचने का बड़ा अच्छा आइडिया है, वो कह रहे हैं ना कि मैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा, है कि आर्मी चीफ तो मैं बाद में बनूंगा, पहले मैं ट्रेडर इन चीफ हूँ, ठीक है। और ट्रेडर इन चीफ के चलते अब उन्होंने सोचा कि अरे साहब न्यूक्लियर बम भी तो है बेचने को। अब वो साहब सेल्समैन बन गए हैं, वो ज्यादा के गल्फ कंट्रीज में कि हमसे खरीदो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फॉर सेल। साहब ऐसा तमाशा हमने नहीं देखा, सच्ची मुझे सर हमने भी नहीं देखा, याकूब किसी ने नहीं देखा सर ऐसा तमाशा। लेकिन हमें शर्म आती है कि उन्होंने एक तो अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाई, जो कि हमारी फौज में वो इक्विवेलेंट अवार्ड है महावीर चक्र, कैप्टन्स को मिलता है, मेजर्स कर्नल को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, फॉर रियल फाइटिंग, हार्ड फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। अब मरियम बंकर में आप छुपे रहे, जो जब से वो 22 अप्रैल हुआ आप मरियम बंकर में घुसे, निकले लड़ाई के बाद। एक तो फील्ड मार्शल बनवा लिया कायदे से। बाबर सिद्धू साहब को जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, कम से कम पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ी तो वो पिट गई, वो दूसरी बात है, लड़ी तो अगर किसी को बनाना था मार्शल तो एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को मार्शल बनाना चाहिए।
वो नहीं, तो वो तो मार्शल ऑफ द प्रदर्शनी लगा रहे हैं सर। मैं एक बार मैं जरा बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा है उनकी सर आज क्योंकि मैंने जो ये बात करी, पाकिस्तान ने एक परमाणु बेचने के लिए, उसको गिरवी रखने के लिए एक प्रदर्शनी लगा दी है, ये बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये परमाणु भी दांव पर लगा रहे हैं, उसको भी गिरवी रख रहे हैं, वहीं इज्जत भी गिरवी रख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मेरा सीधा मानना यह है कि कोई खेल स्पिरिट के हिसाब से हम कोई खेल भी नहीं खेल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहां जो होता है, अगर कोई मैच रेफरी, जरा विजुअल्स चलाइए जरा स्क्रीन पर, मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जरा क्रिकेट के विजुअल्स चलाइए। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद बिल्कुल सही कहा सूर्य कुमार यादव ने कि कोई खेल स्पिरिट से बढ़कर कुछ चीजें होती हैं। अब ये जो साहब खड़े थे वहां पर मैच रेफरी, इनसे नाराज हुई पाकिस्तानी टीम। इन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, हमें मैच में नहीं उतरना है, हम बॉयकॉट करेंगे इस मैच का। बड़ा हल्ला हो गया, भाई पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया मैच, पाकिस्तान नहीं खेलने वाला है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पाकिस्तान की टीम मैदान में आ रही है और खेल रही है। अब ये क्या हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि कहा गया कि भाई 16 मिलियन यूएस डॉलर पे कर दीजिए, पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप बॉयकॉट कर दीजिए, मत खेलिए। अब जब ये 16 मिलियन डॉलर की बात आई तो फिर कान से धुआं निकल गया। फिर कहा नहीं भाई मैच रहने दीजिए, इज्जत जाने दीजिए, हम मैच खेलेंगे, हमें बॉयकॉट नहीं करना है। तो इज्जत से बड़ा पैसा हो गया। अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूं याकूब साहब कि जो दम दिखाया गया और इतनी शिद्दत से कहा गया हम बॉयकॉट करेंगे, हमारे खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आ गए मैदान में। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं मैच खेल रहे हैं। सर ये पैसे का ही खेल है ना, सऊदी अरब से लेकर यहां तक, दुबई तक। देखिए, जब हम बच्चे होते थे और गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे तो उसमें हम ये नाटक किया करते थे। जब गली मोहल्ले की क्रिकेट चला करती थी और हर कोई जब गली मोहल्ले में खेलता कि मैं नहीं खेलता और सम टाइम वो विकेट भी उखाड़ के ले जाना। ये कल जो तमाशा हुआ है, ये वर्ड वैसे जीडी बख्शी साहब ने सही इस्तेमाल किया कि बाज़ औक़ात वाकई एक तमाशा होता है और वो जो तमाशा है वो मैं क्रिकेट की एक स्पिरिट होनी चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। या तो आप बाइकआउट, मतलब बाइकआउट किस बात के ऊपर, फिर बाइकआउट ही करना था। ठीक है, जब एक प्रोफेशनल मेरिट के ऊपर पीसीबी का चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा, जब एक शख्स को बाहर से किसी का रिश्तेदार होने की वजह से लगाया जाएगा तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क इसी तरीके से होगा। बाकी जीडी बख्शी साहब सरहद के उस पार बैठे हैं, वो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वो ट्रेड चीफ कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन बात तो यही है कि यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उनको खुद होना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी जो है उन्हें बहुत बेहतर समझ आती है और उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की इज्जत नहीं की पीसीबी ने? आप ये मान रहे हैं ना? मैं तो ये पूछ रही हूँ। पहले कह दिया हमारी इज्जत है, हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। तो फिर इज्जत का क्या हुआ सर जब वापस आ गए खेलने? देखें, इस वक्त जो क्रिकेट का हाल है ना, मैंने कल भी ये बात की कि क्रिकेट का जो हाल है उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल को चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए और किसी मेजर को जो है वो कैप्टन की जगह लगा देना चाहिए और कैप्टन को जो है और लेफ्टिनेंट्स को जो है नहीं देखिए मैं एक बार क्रिकेट का ये क्रिकेट का हाल हो गया पाकिस्तान। क्रिकेट का हाल ये हो गया पाकिस्तान में। आरजू जी, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर इतना हल्ला हुआ कि मैच हार गए, उसके बाद जो है आपको लगा पाकिस्तान टीम को कि कुछ तो हल्ला हमें भी करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हमारे साथ देखिए, हमारे साथ ये हुआ, हम नहीं खेलेंगे, मैच के मैदान में नहीं आएंगे। ये दाव उल्टा पड़ गया है, इससे तो और किरकिरी हो गई। बिल्कुल हुई है, लेकिन जाहिर है कि इन लोगों को जब पता लगा होगा कि इतने डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी तो उन्होंने सोचा कि किरकिरी जो है ये शायद हमें सस्ती पड़ रही थी। और ये तो अक्सर ही होती रहती है हमारी, ख़ास तौर पे क्रिकेट के मैदान में। और इससे पहले हमारे खिलाड़ी इतना ख़राब खेले, उसके ऊपर किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उल्टा शेक हैंड के ऊपर जो है लेकर और उस चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई जो बुरी तरह से फेल हुई। लेकिन क्या किया जा सकता है जब आप इस किस्म के मिनिस्टर्स रखेंगे जो 4 जगह लगा रखा है उनको, पीसीबी के चेयरमैन भी यही हैं, सेनेटर भी यही हैं, होम मिनिस्टर भी यही हैं, तो फिर जाहिर है यही रिजल्ट आना था। किसी को कोई खास हैरत नहीं हुई है। और जो ये वापस गए खेलने के लिए वो भी लोगों को पता था पाकिस्तान में कि ये खेलेंगे, ये यूएई से या किसी से भी मेजर तूरी ने पहले से पता था ये खेलेंगे, वो कह रही हैं
कह रहे उन्हें पहले से पता था मैच तो खेलेंगे, ये तो सिर्फ दिखावा था, ये तो सिर्फ एक्टिंग हो रही थी, थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है देश के लिए कि भाई हम दब नहीं रहे, लेकिन वापस चले गए। ऐसे ही है। मेजर तूर को मेरी आवाज आ रही है? मेजर तूर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सुचारिता जी। हाँ जी सुचारिता जी, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि देखिए, अब आप मैच खेल लें या कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की पब्लिक ने खुद इनका पर्दाफाश किया है। वीडियोज आउट हो गई हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने बकायदा अपने ही एयरबेसेस के नाम लिए हैं कि यहाँ पे हमला हो रहा है, बार बार हो रहा है। इन्हीं की वीडियोज हम भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिवाय सैटेलाइट इमेजरी के हमारे पास इनकी वीडियोज है जो पाकिस्तान की अवाम ने बना के सोशल मीडिया पे डाली है। नंबर 1। नंबर 2, इलियास कश्मीरी ने अभी परसों खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि कितना इफेक्टिव वेपन सिस्टम हमने यूज किया है, और हमने कोई भी फालतू सिविलियन का कोलैटरल डैमेज नहीं किया। हमने वहीं पे हमले किए हैं जहां पे आतंकवादी तंजीम मौजूद थे या जो वो घरों के इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं एक और इनका अब असली खुलासा करना चाहता हूं। पाकिस्तान का नया दुश्मन अब हूती है, यमन के। यस, 25,000 पाकिस्तानी ट्रूप सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पे डिप्लॉय होंगे। नहीं, और हूती को मदद कौन कर रहा है मेजर साहब? हूती को मदद कौन सा देश करता है, ये भी बताइए। हूती को मदद करता है ईरान, यानी कि अब एक नया दुश्मन ईरान भी बन जाएगा क्या? इसका भी तो कॉम्प्लिकेशन समझे पाकिस्तान और दुनिया को बताइए। पे भी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, और ये महज 3500 रियाल। देखिए, आपका आवाज मेरे साथ, मैं बहुत माफी के साथ कह रही हूँ, आपकी आवाज आज बहुत खराब आ रही है, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो बात इन्होंने कही वो समझने की जरूरत है। हूती जो सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान की सेना सीधे उनके सामने होगी। हूती किसकी मदद से चल रहा है? ईरान की मदद से, यानी पाकिस्तान की सेना अब सीधे ईरान के सामने होगी। इस बात को समझिए, इसीलिए भारत कह रहा है कोई नई बात नहीं है। अब जो मसला है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए, ये जरा समझ ले, और अगला मसला शायद क्रिकेट के मैदान पे भी होगा, उसके लिए इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।